सोसाइटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आज हम 12th क्लास की ही बुक द सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया का चैप्टर 5 चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी कवर करेंगे। हमारा पिछला चैप्टर 4 था चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। आज हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चेंज एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। बहुत सी चीज़ों को आप सीखेंगे। पिछले चैप्टर के दौरान एक क्वेश्चन पूछा गया था बुक के अंदर कि क्या आज की डेट में पॉपुलर मीडिया में आप रूरल कवरेज देखते हैं? क्या मूवीज़ में, टेलीविज़न शोज़ में आपको कितना समय हो गया ये देखें कि डायरेक्टर ने रूरल एरिया को आधार बना करके मूवी बनाई हो? पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि अगर दिखाया भी गया है ग्रामीण इलाका तो कैसा दिखाया जाता है? सीन दिखाया जाता है, हरे हरे खेत दिखा दिए जाते हैं, निकलता हुआ कुछ धुआं दिखाया जाता है कि चूल्हे जल रहे हैं, और किसी मोड़ से आती हुई, घुमावदार मोड़ से आती हुई बग्गी बैलगाड़ी दिखा दी जाती है, या कुछ ट्रैक्टर, खेतों में चलती हुई कंबाइनें। इतना गांव दिखाया जाता है। एक बड़ी सी हवेली दिखाई जाती है, चाहे वो सन ऑफ सरदार हो और मूवी, या फिर कोई और भी मूवी हो, उसमें एक हवेली दिखाई जाती है। उसमें पक्का घर और कच्चा आंगन दोनों होते हैं, पशु होते हैं और हर तरह के साजो सामान भी होते हैं। इस तरह से ग्रामीण चित्रण आज किया जाता है। ज़्यादा इंटरेस्ट है अर्बन लाइफ में। अर्बन लाइफ प्रोमिनेंट है मूवीज़ में हर जगह पर। आप टेलीविज़न शोज़ देख लीजिए, आपको जो प्रोफेशंस भी दिखाए जाएंगे लोगों के, वो या तो न्यूज़ चैनल्स के मालिक होंगे, या वो जर्नलिस्ट होंगे, या वो हॉस्पिटल्स के मालिक होंगे, या वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह की क्लास दिखाई जाएगी। दूसरी तरफ अगर उन मूवीज़ का बैकड्रॉप भी आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि कोई बिज़नेस राइवलरीज चल रही हैं, या फिर किसी तरह की संपत्ति को लेकर के शहरों में कोई झगड़ा चल रहा है, और या फिर आपको ये नज़र आएगा कि खाने पीने की, रहने सहने की, रोज़गार की समस्या नहीं दिखाई जाएगी। एंगल्स कुछ और ही रहेंगे। आप मूवीज़ देखिएगा, उसमें आप अक्सर ये देखेंगे कि लाइवलीहुड को लेकर के, पॉवर्टी को लेकर के, शेल्टर को लेकर के, इन चीज़ों पर डिस्कशन नहीं है। मूवी चल रही है, एक अर्बन सेटलमेंट है। मूवी हो सकता है ड्रग्स के ऊपर हो सकता है आर्म्स स्मगलिंग को लेकर के हो सकता है सिटी माफिया के ऊपर हो, इन सब चीज़ों के ऊपर हो सकती है, या कोई लव एंगल हो सकता है, या कोई कॉमेडी हो सकती है। ज़्यादातर इसकी पृष्ठभूमि शहरी रहेंगे, क्योंकि आम समाज आज की डेट में माना जाता है शहर की ओर बढ़ रहा है। देश आज भी ग्रामीण है, लोग गांव में बसते हैं अधिक, लोगों का रोज़गार खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक इंटरेस्ट मैटर, एक झुकाव, एक इंक्लिनेशन शहरों की ओर है उनकी भी, जो शहरों में नहीं है। शहर हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि ग्रोथ किस दिशा में होगी, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स किस डायरेक्शन में होगी, इंडस्ट्रीज़ की तरफ सपोर्ट होगा या एग्रीकल्चर की तरफ गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। शहर इंजन माने गए हैं ग्रोथ के, तो शहर एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं आज की डेट में। पर्दों पर भी आपको वही नज़र आते हैं। ठीक इसी तरह का सवाल एक यहाँ भी पूछा गया है आपसे चैप्टर के शुरुआत में, ताकि आपको ये समझाया जा सके कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या चेंजेस आए और क्या डेवलपमेंट आए, ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। सवाल है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। देखिए, जब आप एक फ़िल्म देख करके आते हैं तो आपको क्या याद रह जाता है? पूजा, आप एक मूवी देख करके आते हैं तो आपको कौन याद रह जाता है? हीरो या हीरोइन? आप ज़्यादातर उन्हीं की बातें करते हैं। आज की डेट में ये होने लगा है कि हीरो हीरोइन के साथ मूवी प्रमोशंस में डायरेक्टर्स भी आने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, हीरो हीरोइन ही मेनली प्रमोट किया करते थे। तो आपको कुछ कुछ मूवीज़ के डायरेक्टर भी याद रहते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा क्या? सवाल है कि इससे ज़्यादा क्या? क्या आप अजय देवगन के फादर के बारे में जानते हैं? एक अच्छे स्टंट आर्टिस्ट, स्टंट डायरेक्टर रहे हैं। रोहित शेट्टी के पिता, वो तो कई मूवीज़ में भी आए हैं, विलन का रोल निभाया करते थे, एक अच्छे स्टंट आर्टिस्ट रहे हैं। नहीं जानते, लेकिन आप इन्हें जानते हैं। रोहित शेट्टी को जानते हैं, काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में आते हैं, और फियर फैक्टर में भी आ चुके हैं, उसे होस्ट कर चुके हैं। अजय देवगन को आप जानते हैं, वीरू देवगन को नहीं जानते। उस स्तर पर इंडस्ट्री के लोग जानते होंगे, आप नहीं जानते, क्योंकि अजय देवगन एक हीरो रहे हैं, एक एक्टर रहे हैं ऑन स्क्रीन। लेकिन फिल्म सिर्फ इन्हीं से नहीं होती, हीरो हीरोइनों से ही नहीं होती।
उस फिल्म की अगर आप बात करें तो बहुत सारे आर्टिस्ट उसमें काम करते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, साउंड आर्टिस्ट होते हैं, लाइट आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सी टीम ऑफ आर्टिस्ट इसमें काम करते हैं। इनके नाम आप स्टार्टिंग में नंबरिंग में देखते भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे नाम हैं जो वहाँ भी नहीं नज़र आते, जिन कारपेंटर्स ने वो प्लेटफॉर्म या वो स्टेज बनाया या वो सेट बनाया जहाँ पर वो मूवी शूट हो रही है, उनके नाम आप उस नंबरिंग में भी नहीं देखेंगे। पर ये सारे मिल कर के एक काम करते हैं, जिस काम से कुछ प्रोड्यूस होता है, और वो प्रोड्यूस्ड आइटम जो है वो मार्केटिंग मेंबर्स के द्वारा और डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, सिनेमा हॉल के द्वारा और कुछ शॉपकीपर्स के द्वारा मूवीज़ की फॉर्म में सीडी प्लेयर्स, कैसेट्स, ऑडियो प्लेयर्स के रूप में बेची जाती हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये अपने आप में एक फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री है, जिसमें बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और एक काम करते हैं, जिसके तहत एक एंड प्रोडक्ट निकलता है। उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर, सिनेमा हॉल मालिक आप तक लेकर के आते हैं। वो मूवीज़ के रूप में आती हैं, और या फिर कई शॉप्स पर आप जाते हैं, कैसेट्स और सीडीज़ आप परचेज़ करते हैं, आप अपनी पेन ड्राइव लेकर के जाते हैं, उसमें सॉन्ग्स फिल करवा करके लाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। आज वर्चुअल मीडिया है जो इन एंड प्रोडक्ट्स को आपके तक लेकर के आ रहा है। ये सारी चीज़ें एक इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री बनाती हैं। लेकिन जब हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो इस इंडस्ट्री में आपको कई तरह की एसोसिएशंस और यूनियंस नज़र आएंगी, जैसे जो स्टंट आर्टिस्ट हैं, जो जूनियर हैं आर्टिस्ट हैं, एक्स्ट्राज हैं, इन डांसर्स हैं, इन सब की आपको जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन नज़र आएगी। जब आप उस जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन से मिलेंगे तो उसकी कुछ डिमांड्स होंगी। वो ये चाहेंगे कि उनको 8 आवर्स का वर्किंग डे हो, उनके वेजेस सिक्योर हों, उनकी वर्किंग कंडीशंस सेफ़ हों, हज़ार्डस ना हो, वो ये मांगे रखेंगे। यानी कि एक एसोसिएशंस हुई, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट थे या सीनियर आर्टिस्ट थे, और उस एसोसिएशन की मांग क्या रही कि हमें 8 घंटे का दिन का काम होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, हमें एक्सप्लॉइट ना किया जाए। यानी कि एक वर्किंग डे 8 आवर्स का ही होना चाहिए, दिहाड़ी जैसे कहते हैं, उसके ऊपर है तो वो ओवर टाइम है, वो डबल मिलेगा। इसके अलावा उनकी वर्किंग कंडीशन सेफ़ होनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये सारी शर्तें आपको हर तरह के एसोसिएशंस में दिखेंगी, चाहे आप किसी इंडस्ट्री की बात कर लें, चाहे आप एग्रीकल्चरल लेबर की बात कर लें, लेकिन यहाँ ये एसोसिएशन है तो ये मांग रखी जा सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सभी लोग उन सभी शर्तों को भी पूरा कर रहे हैं जो एक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ये सभी जिनका मैंने जिक्र किया, चाहे वो साउंड आर्टिस्ट था, चाहे वो लाइट आर्टिस्ट था, चाहे वो हीरो था, हीरोइन था, डायरेक्टर था, और चाहे वो कारपेंटर ही था जिसने वो सेट बनाया, ये सभी लोकलाइज्ड होकर के रहेंगे। यानी कि जहाँ पर वो मूवी बन रही है, जहाँ पर ये इंडस्ट्री है, इन सब का रेजिडेंस भी उसके आसपास ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि हीरो हीरोइन मुंबई को ही चुनते हैं रहने के लिए, क्योंकि उनको काम वहाँ पर करना है, स्टूडियोज़ वहाँ पर हैं, डबिंग वहाँ पर होती है, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ वहाँ पर हैं, सारे तरह के अरेंजमेंट्स वहाँ पर हैं, स्किल्ड मैन फोर्स जैसे कि मैनेजर्स वहाँ पर हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र्स वहाँ पर हैं। तो आम जैसी दूसरी इंडस्ट्रियाँ रहती हैं, उनमें काम करने के लिए आपको अपना रेजिडेंस वहाँ पर लोकलाइज़ करना पड़ता है। यहाँ पर भी ऐसा है कि आपको वहाँ रहना भी पड़ेगा। तकरीबन इंडस्ट्री जैसे सभी काम हो रहे हैं, एसोसिएशंस भी हैं और उनकी मांगे भी हैं, लोग वहाँ पर रह भी रहे हैं, सब लोग मिल कर के कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रोडक्ट कई तरह के सोर्सेज के द्वारा मार्केट में अवेलेबल करवाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ फिर आपको कुछ चीज़ें और नज़र आएंगी। रहते सारे मुंबई में ही हैं, लेकिन जो टेक्सटाइल मिल ऑनर्स हैं मुंबई के और जो हीरो हीरोइन हैं मूवीज़ के, ये आपको एक ख़ास जगह पे रहते मिलेंगे, जैसे कि जुहू कहते हैं। लेकिन उसी टेक्सटाइल मिल में जो वर्कर हैं और उसी मूवी के साथ जुड़े हुए जो दूसरे आर्टिस्ट थे, वो आपको सभी गरीगांव में रहते हुए मिलेंगे। तो देखिए, रेजिडेंशियल लोकेशंस स्पेसिफिक हैं। टेक्सटाइल मिल ऑनर्स और मूवीज़ के हीरो हीरोइन ये जुहू में रह रहे हैं, इलाका फेमस है। बांद्रा, जुहू, बांद्रा का बैंड स्टैंड,
ये सब इलाके। वहीं दूसरी तरफ जो वर्कर हैं, चाहे वो टेक्सटाइल मिल में हों, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हों, दोनों ही इंडस्ट्री, चाहे वो टेक्सटाइल थी चाहे फिल्म थी, दोनों ही के वर्कर जो हैं वो हमको एक स्पेसिफिक एरिया में रहते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि इनके रहने के ठिकाने अलग हैं। वहीं दूसरी तरफ टेक्सटाइल मिल ऑनर्स और हीरो हीरोइंस, ये आपको 5 स्टार होटल्स में बुक के मुताबिक जैपनीज़ सुशी खाते हुए मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो टेक्सटाइल मिल वर्कर है और इंडस्ट्री में वो सारी की सारी जो वर्कफोर्स है, ये आपको नॉर्मल जो वहाँ पर लगने वाली रेहड़ियाँ हैं उससे वड़ा पाव खाते हुए मिलेंगे। आपको ये वड़ा पाव और ये चीज़ें खाते मिलेंगे। चौपाटी में इनकी भीड़ लगी होगी शाम के समय में। सुबह के पोहे से लेकर के, चाय से लेकर के, वड़ा पाव से होते हुए शाम को कहानी चौपाटी तक चली जाती है। आपको एक तरफ समुद्र के किनारे के बंगले देखने को मिलेंगे और दूसरी तरफ आपको चौल देखने को मिलेंगी, जिनमें हो सकता है पानी की किल्लत हो, जो रहने की जगह है कमरे उनमें स्पेस बहुत कम हो। सामने उसके एक बड़ा सा मैदान रहता है जिसमें वो सभी अपने सेलिब्रेशंस फंक्शंस करते हैं, आपस में सोशलाइज होते हैं, सांस लेने के लिए वहाँ आते हैं बाहर। ये एक चीज़ है। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि ये सभी लोग रहते मुंबई में ही हैं, लेकिन ये कहाँ रहते हैं, ये क्या खाते हैं, ये चीज़ें और ये क्या पहनते हैं, ये चीज़ें इन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। ये क्या पहनते हैं, ये क्या खाते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये चीज़ें इन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं सभी एक ही शहर के वासी। क्यों ये अलग खाते हैं, क्यों ये अलग जगहों पर रहते हैं और क्यों ये अलग पहनते हैं, इसके पीछे का कारण हमने अभी बताया आपको कि टेक्सटाइल मिल ऑनर एंड हीरो हीरोइन शायद एक ही जैसा पहन, खा और रह रहे हों। टेक्सटाइल मिल वर्कर और इंडस्ट्री में दूसरे वर्कर्स भी शायद एक ही जैसा खा, रह और पहन रहे हैं। हमें क्लासेस बनती हुई नज़र आ रही हैं। मुंबई में इस तरह से समाज बसा हुआ है। लेकिन इसके अलावा मुंबई की बहुत सी चीज़ें इन्हें कॉमननेस भी प्रोवाइड करती हैं, इसलिए ये सारे मुंबईकर भी हैं। ये जुदा तो हैं लेकिन ये एक भी हैं। वो किस कारण से हैं ये भी समझना ज़रूरी है। देखिए, मुंबई का पोल्यूशन इन सब के लिए सेम है, मुंबई का एनवायरनमेंट इन सब के लिए सेम है। ये सब लोग सेम ही मैनर में, सेम ही मूवीज़ देखते हैं और मैचेस देखते हैं, गेम्स उस दिन ये सारे सेम हैं। वहाँ के स्टेडियम में मैच लगेगा, सीट्स किसने क्या रिज़र्व कराई वो अलग बात है, मैच सेम है, प्लेयर सेम है और उस स्टेडियम में ये सारे दर्शक हैं। तो ये दर्शक के रूप में सारे सेम हैं, कोई भेद नहीं है। ये एक वहाँ के रेजिडेंट के रूप में पर्यावरण के अधीन, प्रदूषण के अधीन सेम है, सभी बराबर ही तरह से उसे झेल रहे हैं। हाँ, उसमें भी कौन कितनी सहजता से उसे डील कर लेता है ये डिपेंड करता है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। क्या वो उस पोल्यूशन से उन एयर कंडीशन्ड गाड़ियों में रह करके बच सकते हैं, क्या वो बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं, क्या वो बेटर रेजिडेंशियल लोकेशंस चुन सकते हैं जहाँ पर सैनिटेशन प्रोविजंस प्रॉपर हों, जहाँ पर अच्छे छाँवदार और घने वृक्ष लगे हों, जहाँ पर शुद्ध समुद्र की हवा आती हो, क्या वो ऐसी जगहें चुन सकते हैं। तो ये चीज़ें अंतर पैदा करेंगे, बट फिर भी दे आर अमेनेबल टू द सेम पोल्यूशन, they are same when they are visiting the movies and the cricket matches or other games, football or anything else, whatever you like, कोई भी गेम हो सकती है। and they are same because they all are having same aspirations for their children to grow। ये सभी चाहते हैं कि उस माया नगरी मुंबई में सभी के बच्चों का विकास हो, सभी अपने बच्चों को विकसित करना चाहते हैं, वो चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी है, वो एक रिक्शा चला रहा है, वो ऑटो चला रहा है, वो बड़ा पाव का स्टैंड लगाता है, या वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, बीट एनीवन, लेकिन अपने बच्चों को लेकर के सभी की आकांक्षाएं, एस्पिरेशंस तो वही रहती हैं कि हमारा बच्चा विकसित हो। इस मामले में ये सेम है, इस नज़रिए से ये राज्य की दृष्टि में सेम होते हैं। राज्य की दृष्टि में ये दायित्व सेम है कि सभी के अपने बच्चों को लेकर के आकांक्षाएं,
यही है कि वो प्रगति करें, तो राज्य का ये दायित्व बनता है कि राज्य उन सबको समान अवसर प्रदान करे कि वो सबके बच्चे मेरिट के बेस पर प्रगति कर सकें। आई बात समझ में? तो ये एक शहर है मुंबई, एक फिल्म इंडस्ट्री की कहानी से हमने कुछ चीज़ों को सीखा, समझा, जाना। यहाँ से कुछ सवाल पैदा होते हैं। जब हम समाज के बारे में बात करते हैं तो उसके विषय में कुछ सवाल खास आते हैं। पहला सवाल आता है कि समाज को पंजाबी में वासियाँ और हिंदी में उबासी क्यों आती है? इंग्लिश में कहते हैं यान। एक समाज अभी ऐसा कर रहा था। इस समाज की लग रहा है आकांक्षाएं कुछ अलग है अपने बच्चों को लेके। चलो कोई बात नहीं, कोई बच्चा फ्लो में नोट्स बना रहा होगा, वो ये लिख लेगा, फिर डिलीट करेगा, फिर मुझे कोसेगा कि यार ये सर जो है ना अवेयर नहीं कर सकते। अवेयरनेस में मुझे याद आया कि उत्तर प्रदेश पुलिस को मैं अभी सुन रहा था और वहाँ के जो डीआईजी हैं, हथरस के डीआईजी, उनकी मैं बाइट सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि कल फ्राइडे था, जुमे की नमाज के बाद जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन थी उनकी किसी स्टेटमेंट पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर के जो देशव्यापी स्तर पर एक रोष निकाले गए, उसको लेके वो डीआईजी कह रहे थे कि देखिए बात ये है कि डेमोक्रेटिक राइट आप सबके पास हैं, आप प्रोसेशंस निकाल सकते हैं, समाज सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन शांतिमय तरीके से दर्ज करा सकता है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसके लिए ज्ञापन देना होता है, आपको मेमोरेंडम देना पड़ता है हमें कि हम कल इतने लोग इकट्ठा होंगे, शांति मार्च निकालेंगे, तो उस हिसाब से हम व्यवस्था करते हैं। बट ये कैसा सिस्टम रहा कि भाई अचानक से ही नमाज अदा हुई और सब लोग निकल पड़े, हमें व्यवस्था करने की भी मौका नहीं मिला। समाज शब्द से मुझे याद आया, वो ऐसी बाइट आज दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि सलीका ये बनता है कि आप पहले हमें नोटिफाई कीजिए कि आप इतने बजे कल निकलने वाले हैं, हम आपको फ्री पैसेज अवेल करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बंदोबस्त करेंगे, ऐसा वो कह रहे थे। ठीक है समाज, चलिए वापस से समाज पर आते हैं। तो आपके समाज को लेकर कुछ प्रश्न होते हैं विवेक, सरकारों के होते हैं, पॉलिसी मेकर्स और समाज शास्त्रियों के होते हैं, अर्थशास्त्रियों के भी होते हैं। वो कुछ ये सवाल होते हैं, ये मैटर करते हैं। क्वेश्चन है कि हाउ एंड वेयर पीपल वर्क एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स दे हैव इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हु दे आर। ये सवाल है, वो कौन है, हु दे आर, इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास कैसी जॉब्स हैं, वो कैसे और कहाँ काम कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो कहाँ काम कर रहे हैं। हाउ एंड वेयर पीपल वर्क, वो काम कर रहे हैं टेक्सटाइल मिल में, वो काम कर रहे हैं फिल्म के सेट पे, वो एक फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट है, वो काम कर रहे हैं मिल में, वो काम कर रहे हैं फिल्म के सेट पे। वेयर पीपल वर्क का आंसर हमने कर दिया। हाउ वो हीरो हीरोइन की तरह काम नहीं कर रहे हैं, वो एक लाइट आर्टिस्ट, एक साउंड आर्टिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, वो एक कारपेंटर की तरह वहाँ पर सेट बना रहे हैं, वो सेम ही फिल्म मेकिंग में काम कर रहे हैं। अभी उस सेट पे हीरो आएगा, वो भी वही काम कर रहा है, लेकिन वो कैसे काम कर रहा है ये अलग बात है। दोनों वहीं काम कर रहे थे। आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा विषय रहता है। आप लोग जब भी मैं कहता हूँ मैं उसमें शामिल होता हूँ। मैंने ये कभी दावा नहीं किया कि मैं धर्मचक्र परिवर्तन के बाद उस चक्र के बाहर खड़ा हूँ और सबको देख रहा हूँ। मैं उसी चक्र का हिस्सा हूँ, मैं भी अभी यहीं हूँ। आप लोग मने हम सब। तो आप लोग जब उस मूवी सेट पर जाते हैं, आपके लिए वो मूवी एक क्रेज़ का कारण होती है कि यहाँ पर शूटिंग करते हैं अमिताभ बच्चन, यहाँ पर शूटिंग करते हैं आपके कोई भी फेवरेट हीरो हैं, हीरोइन हैं। बहुत से लोगों के लिए वो बहुत सारी चर्चाओं का कारण होती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें,
तो ये जिन आर्टिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इनके लिए ये उनका वर्क प्लेस है। सिंपल, वो आते हैं और अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं, वो उनकी रोज़ी रोटी की जगह है। चुपचाप आएंगे, अपना काम करेंगे, अपना काम पैसा कमाएंगे, अपना जाएंगे। हाँ, आपके लिए वो एक कारण है एक्साइटमेंट का कि भाई यहाँ मैंने सुना है शूटिंग चल रही है और एक कटरीना यहाँ आएंगी, ऐसा करके, ठीक है। तो दोनों ही वहाँ आएंगे, वो आर्टिस्ट, वो वर्कर्स और वो हीरो हीरोइन भी। ये जगह है दोनों की, लेकिन वो कैसे काम कर रहे हैं ये बात अलग है। दूसरी तरफ, सो हाउ एंड वेयर पीपल वर्क एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स दे आर हैव, उनको कैसे काम मिले हैं, इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हु दे आर, वो कौन है ना। वो सवाल करते हैं आपसे, अपने आप से अपने आप से कि हम कौन हैं जो इस गरी गांव में रहते हैं, हम कौन हैं जो इस स्टैंड से वड़ा पाव खाते हैं। तो आप कहेंगे कि तुम फिल्म नगरी में काम करने वाले एक वर्कर हो। वो कहेंगे कि वो कौन है जो उस जुहू में रहते हैं, या वो कौन है जो उस 5 स्टार होटल में सुशी खाते हैं। तो वो आप कहेंगे कि वो फिल्म नगरी में काम करने वाले एक हीरो और हीरोइन हैं, वो टेक्सटाइल मिल में रहने वाले मालिक हैं, तुम टेक्सटाइल मिल में रहने वाले कारीगर हो। तो द थिंग इज़ कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप कैसे काम कर रहे हैं, आप कहाँ काम कर रहे हैं, किस किस्म का काम आपको मिला है, इससे ये निर्धारित होता है एक इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में कि आप कौन हैं। आप कौन हैं इससे ये निर्धारित होता है, और आप फिर कौन हैं इससे निर्धारित होता है कि आप क्या खाते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ पहनते हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। एक लोकतांत्रिक देश में जिसने ये संकल्प लिया हो कि वो एक एगैलिटेरियन सोसाइटी स्थापित करेगा, वहाँ ये चीज़ें मैटर करती हैं कि हु दे आर। जब सवाल पूछा जाए तो लोग अपने आप से सवाल जब पूछते हैं कि हु वी आर, तो उनके दिमाग में क्या उत्तर आता है, ये चिंता का विषय होता है। ये कारण है जानने का राज्य के लिए, सरकारों के लिए, कि वो ये पूछें कि लोग जब अपने आप से सवाल ये पूछते हैं उनको जवाब क्या मिलता है अंदर से। आई बात समझ में? सो दैट इज़ द सिस्टम। तो वही लाइन यहाँ पर दी गई है कि हमें ये सवाल करने हैं। लिखा गया है विवेक कि चेंजेस इन टेक्नोलॉजी और द काइंड ऑफ वर्क दैट इज़ अवेलेबल हैज़ चेंज्ड सोशल रिलेशंस इन इंडिया। टेक्नोलॉजी में, तकनीक में आए परिवर्तनों ने और जिस किस्म का काम फिर अवेलेबल हुआ, इसने सोशल रिलेशंस बदले हैं इंडिया में। सो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी और द काइंड ऑफ वर्क दैट इज़ अवेलेबल हैज़ चेंज्ड सोशल रिलेशंस इन इंडिया। उस चीज़ को हम समझेंगे कि इस चीज़ ने सोशल रिलेशंस कैसे बदले। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ विवेक, मुझे उत्तर, ठीक, आर यू कंफर्टेबल? काफ़ी विचलित से लगते रहते हो, क्या बात है? बॉडी मूवमेंट वगैरह ठीक हो, स्टेबल हो, बॉडी सेटल, यहाँ ठीक हो, कहीं और बैठना है? मेरा आपसे सवाल है विवेक कि बिफोर द एडवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट, तो एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की डेट क्या रही होगी, आरंभ कब हुआ होगा? नहीं, सेंचुरियाँ नहीं बतानी बेटा, कोई ईयर बताओ, कोई डिकेड बता लो। हाँ हाँ, गुड। 1740 से वैसे एग्रीकल्चरल सिस्टम चेंज होने लगा यूरोप में। 1760 से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आरंभ हो गया यूरोप में, पर्टिकुलरली ब्रिटेन। 1861 में वो अपनी पीक पे था। तो ये जो समय था इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एडवेंट के पहले, ये अभी ब्रिटेन में एडवेंट हुआ है, फिर ये इंडस्ट्री मशीन्स भारत में आएंगी। एक तो ये चीज़। दूसरा, यूरोपियन के एडवेंट के पहले, यूरोपियन के भारत एडवेंट होने के बाद यहाँ के आर्टिजन्स की लाइफ चेंज होगी। मेरा सवाल है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एडवेंट के पहले और यूरोपियन एडवेंट के पहले भारत में प्रोडक्शन सिस्टम, चीज़ें, कपड़ा तब भी बन रहा था, कपड़ा आज भी बन रहा है, प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ टेक्सटाइल, सिंपल क्वेश्चन है, कैसे ऑर्गेनाइज होता था, ये कैसे मैनेज होता था? तो हम सोशल रिलेशन समझ पाएंगे फिर। दैट इज़ माई क्वेश्चन। I will ask questions. I want to engage you people.
I will not allow you to sleep and do this and that. Okay? It is not a story. It is a whole lot of concept which we need to understand to answer the deep questions of CSET paper 2, the comprehensions, to demarcate the correct options, to answer the ethics paper, to answer the essays, to answer the GS paper 1, the society segment, the history, and the tamam questions of social economic development and everything. Be it anything, you need to answer that. Okay. So how the work organized before the advent of machine or technology in India, new technology in India? सर फार्मर्स के द्वारा जब कॉटन उगाया जाता था क्योंकि उसके बाद फिर वो कॉटन हमें हैंडफुल इंडस्ट्री तक वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था, तो वहाँ पर कपड़ा बनाकर फिर वो शहरों तक ले जाया जाता था। नहीं, हैंड टूल इंडस्ट्री तो वो होती है जो चाबियाँ पाने बनाते हैं। हैंडलूम इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री के पास, वेरी गुड, हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स। हाँ, तो ये विवेक कहते हैं कि सर पहले सिस्टम कुछ ऐसा था, विवेक के मुताबिक सिस्टम ऐसा था कि किसान कॉटन उगाता था और वो कॉटन कॉटेज लेवल पर ही फैमिली लेबर को साथ लेकर के एक परिवार अपने स्तर पर मिलके और फिर परिवार से परिवार जुड़ के इनका एक समूह बन गया, आर्टिजन्स की क्लास बन गई पूरी। ये लोग मिलकर के उस कॉटन के दम पर यान बनाते थे और यान से फिर टेक्सटाइल बनाते थे और फिर इनका सामान शहरों में ले जा कर के एजेंट बेच दिया करते थे। एजेंट माने कि ट्रेडर, मर्चेंट, या ये खुद कई बार शहर में लोकेटेड होते थे, वहाँ के बाज़ारों में ईज़िली बिक जाता था। कुल मिलाकर के कहानी कुछ ऐसी समझ आ रही है कि यहाँ पर जो लेबर है वो इन ट्रेडिशनल लेबर जो कि कौशल को, स्किल को अपने एंसेस्टर्स से सीख रही हैं, यानी कि स्किल्स इन आर इनहेरिटेड, स्किल्स इनहेरिट हो रही हैं बच्चों। आपको कौशल इनहेरिटेंस में मिल रहा है। आपको स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज थोड़ी ना जाके अटेंड करते थे कि मुझे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करनी। सुना कभी कि काउंसलिंग हो रही थी 1600 1700 में बीटेक इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग? आज होती है ना, तब होती थी नहीं ना। दैट इज़ द क्वेश्चन। ओके, आज भी कुछ घरानों में ये चीज़ें दिखती हैं कि जैसे एक हकीम का परिवार है, उस हकीम के बाद ये हो सकता है उसका बेटा उसकी गद्दी पे बैठ जाए और वो भी हकीम हो जाए। देखो आज भी आपने ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस देखी होंगी कि इनहेरिटेंस में काम आगे आगे बढ़ता रहता है। फिर कुछ ऐसे आज भी रोज़गार हैं भारत में, जैसे कलमकारी है आंध्र प्रदेश में, है ना। कलमकारी वर्क ग्रुप में भेजा था मैंने, ख़ास तरह से कपड़ों के ऊपर डिज़ाइनिंग करना। वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है परिवारों में। तो पहले क्या है कि जो लेबर है वो लेबर नहीं है एग्जैक्टली, वो स्किल्ड वर्कर हैं। दे आर स्किल्ड वर्कर बाय देमसेल्फ। और वो स्किल्स उनको किन्हीं इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस यानी कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल से नहीं मिली हैं। वो स्किल्स उनको उनकी फैमिली के एंसेस्टर से मिली हैं इनहेरिटेंस में। इस तरह से वो फैमिली ही ये काम कर रही है और एक फैमिली दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से ये फैमिलीज़ जुड़ जाएंगी और एक समूह बन जाएगा इनका, इनकी एक कम्युनिटी बन जाएगी। द कम्युनिटी ऑफ वीवर आप कह लीजिए, जुलाहों का एक समाज हो जाएगा। देखिए ऐसे चलता था काम। ये सारे मिल कर के अब किसानों से इनके पास कपास आ जाएगा, कॉटन, ये उसको प्रोसेस करेंगे और वो इनसे लोकल ट्रेडर्स और मर्चेंट्स ले जाएंगे और बाज़ारों में बेचेंगे। दैट वाज द थिंग। चीज़ें चेंज हो जाएंगी। चीज़ें चेंज तब हो जाएंगी जब मशीन आ जाएगी, न्यू टेक्नोलॉजी। मैनुअल लेबर को मशीन लेबर रिप्लेस। ये लिखी तो लाइनें ही होती हैं मेरे बच्चों, लेकिन जिन्होंने लाइनों को अपने भीतर प्रोसेस नहीं किया वो एग्ज़ाम में फिर MCQ पढ़ के भौकाल में आ जाते हैं। कहते हैं MCQ की लाइनें समझ में नहीं आ रही थी, फिर इंटरप्रिटेशन नैरो हो जाती है, फिर शब्द से शब्द ही समझ पाते हैं, शब्द के लार्जर भाव समझ नहीं पाते हैं। और जब हमें भाव समझ नहीं आते तो हमें समझ नहीं आता है कि US फेडरल बैंक जब मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करता है तो पैसा किधर उड़ जाता है। फिर लिंक नहीं बनते क्योंकि लाइनें सिर्फ लाइनें ही रह जाती हैं। ओके,
अब जब मशीन आ जाएगी कर्मवीर, भारत में मान लीजिए इंडस्ट्री आ रही है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है और मशीन आ गई, तो हैंड क्राफ्ट को मशीन क्राफ्ट में बदल देंगे अपन। जब मशीन आएगी तो मेरी एक बात सुनो, अब मशीन तो है कॉस्टली, महंगी, पहली बात। दूसरा, मशीन चलती है फ्यूल से, मतलब कि कोई ना कोई एनर्जी चाहिए उसको सोर्स। अब वो इलेक्ट्रिसिटी लगा दीजिए या डीजल डाल दीजिए या जो डालिए, और जब आप उतना एनर्जी उसको देंगे तो वो पर आवर में एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट निकालना मांगती है। तो उसको उतना आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इनपुट भी रॉ मटेरियल का उसमें डालना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मशीन अंडर परफॉर्म करेगी, आपका फ्यूल वेस्ट होगा, है ना। ऑपरेशन आपका ऑप्टिमल नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं माना जाएगा, इनएफिशिएंट माना जाएगा। फिर फ्यूल अरेंजमेंट उतना करना, मशीन परचेज करना, फिर उतना ही बल्क में रॉ मटेरियल अवेलेबल होना, फिर उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस करना, उसे मंडी में बेचना भी। ये सारे ऑपरेशन में आपको दिखता है कि एक अच्छी खासी पूंजी चाहिए, कैपिटल। क्या चाहिए? कैपिटल, द पूंजी। और दूसरी चीज़ की जब मशीन आ जाएगी, कई लोगों का, घर के कई लोगों का काम ख़त्म हो जाएगा, मशीन उन चीज़ों को करने लग जाएगी, तो वो घर के लोग अब फ्री होंगे, तो वो फ्री तो बैठ नहीं सकते, वो दूसरे कामों में लगेंगे, तो धीरे धीरे लेबर मार्केट में लेबर आ जाएगी और वो दूसरे कामों में चले जाएंगे। ठीक है। फिर एक समय के बाद ये जिस पर्सन ने मशीन पोजेस कर ली, अब डाई सेट कर दी है, डिज़ाइन सेट कर दिया है, पैटर्न सेट कर दिया है, ये वहाँ 8 घंटे खड़े रह के क्यों प्रोड्यूस करेगा? ये रॉ मटेरियल प्रिकोर करेगा, ये ऑर्डर्स लेकर के आएगा, ये मंडियों में जाएगा, और इसे दिखता है कि अब मशीन में डिज़ाइन सेट है, डाई सेट है, स्पीड सेट है, पैटर्न सेट है, कोई भी वर्कर कर लेगा ये तो ये वेज मार्केट से वर्कर हायर करेगा और उसको उस पर खड़ा करेगा। ये मशीन चलेगी 8 घंटा, चलाओ, और वर्कर उस पर बैठ करके बस मशीन चलाते रहेगा, ऑपरेशन, और ये निकलेगा कहीं और। इसके ऑर्डर अच्छे आने लगे, मशीन दूसरी भी आ जाएगी, दूसरा वर्कर, तीसरी मशीन, तीसरा वर्कर, चौथी मशीन, चौथा वर्कर। एक दिन ये एक कमरा एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बदल जाएगा, ये उसका मालिक हो जाएगा, इसके साथ के और भाई ये ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स हो जाएंगे, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाएंगे। कुछ ट्रेडर मर्चेंट्स इसको कहेंगे, अरे भाई तेरा सामान बेचते हैं बाज़ार में, हम भी पैसा लगाते हैं ना तेरी फैक्ट्री में, तू 4 क्यों मशीन लगाया हुआ है, 40 लगा, हमारा भी डाल ले हिस्सेदारी। वो कहेगा 4 की बजाय 40 डाल लेते हैं, मेजर स्टेक मेरे पास रहेगा, माइनर स्टेक में इनकी भी हिस्सेदारी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेन चेयर रोटेट होती, चेयरपर्सन रोटेट होता रहेगा, 3-3 साल पे चेयरपर्सन आता रहेगा, और वो वोटिंग से, 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो वोटिंग के दम पे चेयरपर्सन चुनते रहा करेंगे। और अंदर वर्कर चला रहे हैं ना, वर्कर को देखना है कि भाई काम कर रहे हैं कि नहीं, मशीन चल रही है, धागा खत्म हो गया, धागा रील लगाई नहीं, उधर खटखट हो गए, ख़राब हो गई, तो फोरमैन आएंगे जो चारों दिशा में देखेंगे, सुपरवाइज़र आएंगे, फोरमैन, सुपरवाइज़र, टाइम पे ऑर्डर भुगताने हैं, तो नहीं तो वहाँ पर अगर मंडी में टाइम पे सामान नहीं पहुँचाया, ऑर्डर नहीं भुगताया, तो मार्केट में इमेज ख़राब होगा, न आगे से ऑर्डर नहीं मिलेगा फिर कभी, और इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल पड़ा सड़ जाएगा, और बना हुआ माल भी स्टॉक में पड़ा सड़ जाएगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए जो प्रोडक्शन मेंटेन रखे कि पर डे बेसिस पे, फोर्टनाइटली और मंथली मेरे को इतना आउटपुट चाहिए। मालिक उसको बोलेगा मेरे को इतना आउटपुट चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर को बोलेगा इतना चाहिए। मार्केट में अपना नाम है, कारण है अपनी क्वालिटी, तो देखना ज़रूरी है क्वालिटी है कि नहीं, तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम भी चाहिए, क्वालिटी मैनेजर भी होगा जो क्वालिटी मैनेज करेगा। अब इतने सारे फॉरमैन, सुपरवाइज़र, अलग अलग मैनेजर, मशीन का मेंटेनेंस भी करना है तो मेंटेनेंस मैनेजर भी चाहिए, प्लांट को आगे भी बढ़ाना है तो डेवलपमेंट मैनेजर भी चाहिए। अब इतने सारे मैनेजर मैं कहाँ से मैनेज करूँ, तो एक वर्क्स मैनेजर, एक जनरल मैनेजर जो सारा मैनेजर को देखेगा, काम देखेगा। मैं सिर्फ वर्क मैनेजर और जनरल मैनेजर से बैठ के बात करूँगा,
फिर इतने सारे टैक्सेशन के डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट, सारा लेखा जोखा, उसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला लड़का भी चाहिए। लेबर मैनेजमेंट के लिए लेबर ब्यूरो के साथ फाइल मेंटेन करना है। फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री आ जाएगी, हैवी कैपिटल। ये बेअंत शेड के अंदर बैठे वर्कर और दफ्तर में बैठे फ्यू ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, द मालिक, डायरेक्टर्स गिविंग डायरेक्शंस ओनली। टेक्नोलॉजी के चेंज होने से हुआ। पहले कर सकते थे ये? मुझे बताओ, पहले ये हो सकता था? कितना मास प्रोडक्शन कर लेंगे ऐसे हाथ चला के? मशीन तो चलाना ही है ना, ऐसा तो नहीं कि उल्टे लटक के चलाएंगे रस्सी से पैर ऊपर टांग के हवा में। और इंसान का जान है रोटी खाने, 1 घंटा चला भी लिया। आप लोग जिम कितना लगा लेते हो ज़्यादा से ज़्यादा? आपको जिम लगा लेते हो 1 घंटा 1.5 घंटा, लेकिन सुबह से यहाँ से निकले हो गाड़ी पे और कोलकाता जाना है, गाड़ी ऐसा बोलती मैं थक गई भाई रुक। सुबह से गाड़ी का पंखा चल रहा है अंदर, इंजन चक 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 चक, पिस्टन चला ही जा रहे हो उसको। तो आपको चला सकता है कोई? घोड़े को चला सकता है, थक जाता है। रेस्ट, पानी, चना और लोड भी ध्यान से। लेकिन गाड़ी 70, 80, 100, 125 रेडिएटर ठंडा करते जा रहा है, बस चलाओ, ऊपर से एसी। मशीन का फ़र्क है भाई। मैनुअली आप ये कैसे कर लेते? टेक्नोलॉजी चेंज होने से सोशल रिलेशन चेंज हो गया पूरा। पहले लेबर घर के मेंबर थे, फैमिली मैनेजमेंट प्रोसेस। पहले इंडस्ट्री कॉटेज लेवल की थी, सिर्फ कॉटेज इंडस्ट्री रूरल लेवल पे भी थी और अर्बन एरिया में भी सेटल थी। स्मॉल स्केल ट्रेड एंड मर्चेंट ग्रुप्स के द्वारा मैनेज हो रहा था। लार्ज स्केल क्रेडिट सिस्टम की नीड नहीं थी। हाई लेवल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा कोई वेज बेस्ड लेबर मार्केट डेवलप हुआ नहीं था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी आने से सोशल रिलेशन टोटल चेंज। एक डायरेक्टर्स हैं और अगर आप अच्छे एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, नॉलेजफुल हैं, तो उनके नीचे, डायरेक्टर्स के नीचे यू आर जनरल मैनेजर, उसके नीचे वर्क्स मैनेजर, उसके नीचे फिर डिपार्टमेंट मैनेजर, उसके नीचे फिर सुपरवाइजर्स, फोरमैन, फिर उसके भी नीचे अलग अलग तरह के स्किल्ड आर्टिस्ट, और फिर उसके नीचे सिंपल वर्कर, पैकिंग वाले और सिर्फ मशीन पे बैठे हुए लोग। पूरी एक हायरार्की बन गई। लेकिन ओवरऑल दो सेगमेंट बड़े बन गए। फर्स्ट द एम्प्लॉयर, सेकंड द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज, द ऑर्गेनाइजर एंड द वर्कर, द डिसीजन मेकर एंड द टास्क परफॉर्मर। ये क्लासेस एग्जिस्टेंस में आती है ना भाई शहर में। यही लोग जब उस फैक्ट्री के गेट, मेन गेट से निकलते हैं, वो सारों के साइकिल लाइन से लगे हुए हैं, इनकी गाड़ी निकलेगी, फैक्ट्री सेम है, इनकी गाड़ी, उनके लाइन से साइकिल। आई बात समझ में? ये गाड़ी से निकल के जाएंगे जुहू, और साइकिलों में बैठ के जाएंगे गोरेगांव। लेकिन पहले घर में ही रहते थे सारे। एक घर होता था, उसमें एक मशीन लगी रहती थी। छोटा बेटा, बड़ा बेटा, बेटी, भाई, घरवाली, माँ, बाबा, सब वर्कर ही हैं, सब मिलके कर रहे हैं। दैट्स इट। ये चेंज था। तो टेक्नोलॉजी के चेंज से सोशल रिलेशंस में चेंजेस आते हैं, और वो अभी प्रूव करूंगा इसी एक इंडस्ट्री के उदाहरण से जो अभी मैंने दिया, और वही चीज़ वहाँ पर लिखी है। क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ एंड वेयर पीपल वर्क, कैसे और कहाँ काम कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स दे हैव, किस तरह के काम उनको मिले हुए हैं, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हु दे आर, कि वो कौन हैं। तो एक केस स्टडी में ही हमने एक मिल का मालिक बना दिया और बाकी मिल के वर्कर, जिनको उतनी शिक्षा नहीं मिल पाई, जिनको गरीबी है, कुपोषण है, भूखमरी है, वो हर तरह की मीगर जॉब्स के लिए रेडली अवेलेबल हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड वेजेस पे भी, हैजार्डस वर्किंग कंडीशंस में भी, अनवेंटिलेटेड शेड्स के अंदर काम करने को तैयार हैं। और जो कैपिटलिस्ट हैं वो उनकी कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दैट्स इट। ओके, सो ये सवाल बड़ा था, हाउ, वेयर और हु दे आर। क्वेश्चन इज changes in technology or the kind of work that is available has changed social relations.